गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर चल रहा था वैद्युत धारा का लेक्चर नंबर 10 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। देखिए, व्हीट स्टोन सेतु जो है आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हीट स्टोन सेतु पर टिप्पणी लिखिए कभी कभी, और कभी कभी आपके एग्जाम में व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आपको दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको व्हीट स्टोन सेतु के बारे में भी समझना है डेरिवेशन के साथ साथ में आपको व्हीट स्टोन सेतु के न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं यह भी आपको समझना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आपको दोनों चीज़ें बताई जाएंगी। सबसे पहले आपको व्हीट स्टोन सेतु का डेरिवेशन कराएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक दो कराएंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल करने समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको डेली क्लास का मैं जो PDF अपलोड करता हूँ चाहिए तो आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, या फिर आप सभी लोग मेरे अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर इस गुलाम बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि 100% आप सभी के लिए फ्री में है। इस गुलाम बैच में आपको डेली क्लास का जो PDF होता है एक साथ मिलता है, साथ साथ में आपको जल्दी वहाँ पर असाइनमेंट टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, DPP और ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिससे आपकी तैयारी में बूस्टअप होगा। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, मुझे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैं बताया हूँ कैसे कैसे करके आपको ज्वाइन होना है। ईजिली आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सभी लोग इस नंबर पर टेलीग्राम करना, व्हाट्सएप मत करना, क्योंकि व्हाट्सएप ने अधिक से अधिक नंबर से हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर, इस 930 577 1375 वाले नंबर पर अधिक व्हाट्सएप आने के कारण व्हाट्सएप ने इस नंबर को बैन कर दिया है। ठीक है, तो केवल आप टेलीग्राम करना, तभी आपका मेरे पास आएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग कर लीजिएगा सभी लोग, व्हीट स्टोन सेतु। और डेली क्लास में जो प्रेजेंट होते हैं, जो डेली डेडिकेशन के साथ में जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखना। चलिए अब लिखिएगा यहाँ पर व्हीट स्टोन सेतु, हेडिंग करिएगा व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? व्हीट स्टोन सेतु सबसे पहले यह समझना, एक साइंटिस्ट है व्हीट स्टोन नाम के। ठीक है, व्हीट स्टोन नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड के रहने वाले थे व्हीट स्टोन नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने एक ऐसा समायोजन किया प्रतिरोधों का, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि व्हीट स्टोन नामक एक साइंटिस्ट ने एक प्रतिरोधों का एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। यानी एक साइंटिस्ट थे कि वहाँ के इंग्लैंड के रहने वाले थे, व्हीट स्टोन, जिन्होंने एक ऐसा व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं व्हीट स्टोन ने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से व्हीट स्टोन ने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात चालक के अज्ञात प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। फिर से समझना बात को, व्हीट स्टोन ने एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। व्यवस्था क्या था? उन्होंने चार प्रतिरोधों को इस तरह से समायोजित किया कि इस चतुर्भुज के रूप में इस तरह से समायोजित किया कि चतुर्भुज के विकर्ण में स्थित जो गैल्वेनोमीटर अगर हम जोड़ दें तो उस पर कोई भी धारा नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, फिर से हम बनाते हैं। उन्होंने चार प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के रूप में इस तरह से व्यवस्थित किया कि चतुर्भुज के विकर्ण में स्थित अगर कोई गैल्वेनोमीटर हम लोग जोड़ दें तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित न हो।
ठीक है, इस तरह से उन्होंने व्यवस्थित किया इस 4 प्रतिरोधों को। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग। ये 4 प्रतिरोध हैं, ठीक है, ये 4 प्रतिरोध हैं आप सभी के सामने, ठीक है, ठीक है, ये 4 प्रतिरोध आप सभी के सामने हैं। ये 4 प्रतिरोध हैं जिनका प्रतिरोध P है, इसका Q है, इसका R है और इसका S है। PQ RS, ये 4 प्रतिरोध हैं। इनको इस तरह से इन्होंने समायोजित किया कि इसके विकर्ण, ये विकर्ण है ना, इस विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर, एक अच्छी सुग्राह्यता का गैल्वेनोमीटर हम लोग जोड़ लें, तो इस गैल्वेनोमीटर पर अगर इसको हम अगर बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से अगर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, बैटरी से मान लीजिए ई जोड़ दिए हैं, ठीक है, बैटरी से जोड़ने के बाद इस गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं जाएगी, सब में धारा जाएगी, यहाँ से धारा यहाँ चली जाएगी, इसमें नहीं जाएगी। इस तरह से उन्होंने समायोजित किया। उन्होंने बताया कि इसका अनुपात इस दोनों के अनुपात के बराबर होता है, जिसमें से किसी का अगर मान आपको नहीं पता होगा तो आप इजीली उसे ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, न्यूमेरिकल लगा के बताऊंगा, समझा के बताऊंगा। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं उनके। उन्होंने क्या बताया, 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से उन्होंने समायोजित किया कि समायोजित करने के पश्चात विकर्ण में स्थित गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा नहीं जाएगा, कोई भी धारा नहीं जाएगा। इस प्रकार से समायोजित किया। समायोजन में क्या था कि इधर के दोनों प्रतिरोध जो थे, इनका अनुपात इधर के दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर था। इसको मुझे अभी प्रूफ करना है। हमने क्या माना, यहाँ पर ई आपका एक वोल्टेज है, यहाँ से आई धारा बह रही है, यहाँ पर आई आती है तो I1 इसमें चला जाता है और I2 इसमें चला जाता है, ठीक है, ये I2 इसमें जा रहा है, ठीक है, ये I1 इसमें से जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग किरचॉफ की नियम की सहायता से दोनों का जो इनका व्हीटस्टोन सेतु का जो विशेष स्थिति है जिस पर यह कार्य करता है उसको हम लोग प्रूव करेंगे। विशेष स्थिति क्या है, व्हीटस्टोन सेतु ने 4 प्रतिरोधों को इस तरह से समायोजित किया कि ये पहला प्रतिरोध P/S इज इक्वल टू Q/R हो जाए, P/S इज इक्वल टू Q/R हो जाए, सॉरी P/ ऐसा भी हो सकता है, P/S इज इक्वल टू Q/R भी हो सकता है, या फिर इसे इस तरह से भी आप कर सकते हो, P/Q इज इक्वल टू ऐसे P/Q इज इक्वल टू R/S/R, ठीक है, इस तरह से भी, यानी आप इस तरह से भी लिख सकते हो, P/S इज इक्वल टू Q/R भी लिख सकते हो, यानी इस तरह से भी लिख सकते हो, P/S इज इक्वल टू Q/R, इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। मतलब उन्होंने पूरे प्रतिरोधों को इस तरह से समायोजित किया कि दोनों का अनुपात बराबर होगा। अगर बराबर होगा, मान लीजिए आपको इसमें से इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, आर का वैल्यू नहीं पता है, तो आप त्रियक का गुणा करके निकाल सकते हो ना। उन्होंने इस तरह से समायोजित किया, उन्होंने इस तरह से समायोजित किया, ठीक है। तो इसका इन्होंने आविष्कार किया था, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, नाम था व्हीटस्टोन ने, इसलिए इसे व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु ने 4 प्रतिरोधों को इस तरह से समायोजित किया कि P/Q मतलब इसका अनुपात इज इक्वल टू इसके अनुपात के R/S के बराबर है, या फिर आप लिख सकते हैं P/S इज इक्वल टू Q/R के बराबर है। इस तरह से समायोजित किया था। इसमें अगर 3 प्रतिरोधों का प्रतिरोध, 3 चालकों का प्रतिरोध आपको याद मतलब आपको पता है, तो चौथे प्रतिरोध को आप आसानी से इस इक्वेशन के जरिए पता लगा सकते हैं। आप आसानी से इस इक्वेशन के जरिए क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगर 3 प्रतिरोधों का आपको क्या पता है, प्रतिरोध पता है तब, ठीक है। तो उन्होंने ये जो नियम निकाला था, किस लिए निकाला था कि अगर किन्हीं भी 3 प्रतिरोधों का मान पता है तो चौथे का आप आसानी से निकाल लें, यानी जिस चालक का प्रतिरोध अज्ञात है उसका ज्ञात कर सकें। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, इसके विकर्ण में स्थित ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें धारा नहीं बहती है, इसमें धारा जाता ही नहीं है। उन्होंने इस तरह से समायोजित किया था। चलिए आइए इस जो ये इक्वेशन इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए 2 बंद पास मानते हैं, एक बंद पास यह है, एक बंद पास यह है। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं ABCD, ठीक है, ABCD, ठीक है। ये एक बंद पास नंबर 1 है, ये बंद पास नंबर 2 है। दोनों बंद पास में हम लोग किसका नियम लगाएंगे, हम लोग नियम लगाएंगे किरचॉफ का। अब कल जिन्होंने किरचॉफ का नियम नहीं देखा था वे सभी लोग रटेंगे, जो कल किरचॉफ का नियम देखे थे वे इसको समझेंगे, ठीक है। आइए देखिए कैसे लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग किरचॉफ का नियम लगाते हैं बंद पास ABDA में, बंद पास ABDA में, बंद पास ABDA में। आपको मैं रटने का भी तरीका बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या I1 धारा बह रही है, यह I1 धारा, तो मैंने आपको क्या बताया था किरचॉफ के द्वितीय नियम से,
किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमने क्या आपको बताया था, नियम से क्या बताया था हमने आपको, क्या बताया था, किसी भी बंद पास में चालक की धारा तथा चालक के प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उपस्थित सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। सबसे बड़ा चुनौती वाला काम था इसमें कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेना। तो आइए एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, आइए देखते हैं कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग ए से चलेंगे क्योंकि ये बंद पास ए बी डी ए है, तो इस ए से चलेंगे हम लोग। जो धारा की दिशा में जितना भी प्रतिरोध आएंगे उसको धनात्मक लेंगे। हम लोगों की दिशा में अगर कोई भी प्रतिरोध आएगा उसको धनात्मक लेंगे। अगर धारा का दिशा वहाँ पे विपरीत होता है तब हम लोग उसे ऋणात्मक लेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं बी तक जाते हैं, ए से शुरू करते हैं बी तक जाते हैं। यहाँ पर एक प्रतिरोध आता है पी और यहाँ पे धारा I1 है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि देखिए धारा भी ऐसे ही दिशा में जा रही है, ये आपका देखिए एरो लगा हुआ है, तो धारा भी ऐसे ही दिशा में जा रही है और हम भी ऐसे ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसका क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी PI1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग नीचे आते हैं, आएंगे नीचे डी तक, कोई भी यहाँ पे प्रतिरोध नहीं मिलेगा। अब डी से ए की ओर जाते हैं, लेकिन धारा यहाँ पे I2 जो है ए से डी की ओर आ रही है, तो यहाँ पे जो लेंगे वैल्यू निगेटिव लेंगे क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डी से ए की साइड जा रहे हैं, I2 धारा है और यस प्रतिरोध है, यहाँ पर माइनस लेंगे क्योंकि देखिए विपरीत दिशा है, I2 यस। और यहाँ पे कोई बैटरी जुड़ा नहीं है, विद्युत वाहक बल जुड़ा नहीं, इसलिए जीरो रखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसे भी लिख सकते हैं PI1 इज इक्वल टू I2 यस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है, नहीं समस्या होनी चाहिए, नहीं है समस्या। अगर समस्या है तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए P1 I1 P यस I2, मतलब इस I1 यस के साथ में गुणा कर दीजिए और I2 यस के साथ, देखिए I1 P के साथ में लिख दीजिए इज इक्वल टू I2 यस के साथ में लिख दीजिए। एग्जामिनर को थोड़ी ना पता कि आपको नहीं आ रहा था, इज इक्वल टू कर दीजिए, मतलब देखिए P के साथ I है तो P1 PI1 हो जाएगा, यस के साथ I2 है तो P यस I2 हो जाएगा ना। अब देखिए नीचे, देखिए नीचे वाले को देखते हैं, बंद पास 2 में देखते हैं। आइए बंद पास 2 में देखते हैं। बी का बंद पास 2 क्या है, BCDB में। ठीक है, आइए बी से चलते हैं हम लोग सी की तरफ। ठीक है, बी से सी की तरफ जाते हैं, BC की तरफ जाते हैं और धारा देखिए I1 धारा यहाँ पर भी चल रही है और सेम दिशा में चल रही है, इसलिए I1 क्यों लेंगे। ठीक है, I1 क्यों लेंगे, माइनस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, अभी देखेंगे। देखिए अब यहाँ से देखिए सी से डी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि धारा देखिए ये I2 धारा है जो कि डी से सी की ओर जा रही है, हम आ रहे हैं सी से डी की ओर, विपरीत दिशा, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे और I2R लेंगे, इज इक्वल टू करेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं जुड़ी हुई है। इसको भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे I1Q इज इक्वल टू I2R। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर आपका 2 बन जाएगा। अब ये दोनों समीकरण को आपस में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, PI1 अपान QI1 इज इक्वल टू यस I2 अपान RI2। ठीक है, अब देखिए ये आपस में कट जाएंगे, आपका बचेगा क्या, P अपान Q इज इक्वल टू यस अपान R, यह बचेगा। और यही आपका व्हीटस्टोन सेतु के लिए आवश्यक कंडीशन था। सर लेकिन ये वाला तो आ गया, इसको कैसे लाओगे, सर इसको यस को यहाँ पे लेते जाओ, क्योंकि वहाँ तो लेते जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएगा। अरे अनुपात में आप कर सकते हो, अनुपात में कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है P अपान Q इज इक्वल टू R अपान यस। ठीक है, ये हो जाता है आपका, ये इस तरह से प्रूफ हो जाता है। तो ये इसमें आपको कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत है। अब देखिए अब आपको बता रहा हूँ रटने का तरीका। देखिए आपको सीधे करना, I1 यहाँ पे P है तो I1 P लिख देना, I2 यस है तो I2 यस लिख देना, दोनों बराबर कर देना। यहाँ पे I1 Q है तो I1 Q कर देना, I2 R है तो I2 R कर देना, दोनों बराबर कर देना, फिर भाग दे देना, आपका आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसका न्यूमेरिकल मैं आपको एक होमवर्क दूंगा,
एक न्यूमेरिकल होमवर्क दूंगा। चलिए मैं सीट में आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क दिया हूँ, ठीक है। सीट मतलब जो आज का पीडीएफ है उसमें मैं होमवर्क दिया हूँ एक न्यूमेरिकल, उसे आप लोग कर लेना अपने से, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। आपको एक न्यूमेरिकल समझने के लिए यहाँ पे करा दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे व्हीटस्टोन सेतु को लगाते हैं, ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने लगूंगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से मैं कराऊंगा आप लोगों को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ तो केवल थियरी भी फोकस रहेगा, फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आप लोगों को थियरी के जो फार्मूलेज हैं समझ में आ जाए कि कैसे लगाना है, उस समय दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वैसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका कोई, एक मिनट यार, ये आपका कोई प्रतिरोध है, इस तरह से कोई प्रतिरोध है, ठीक है। इस तरह से कोई आपका एक बंद पास है, ठीक है, मतलब एक चतुर्भुज है जिसमें आपके ये आपके लगे हुए हैं, ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है, ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपका 15 ओम है, ये आपका R है, ये आपका 30 ओम है, ये आपका 6 ओम है, ठीक है, 6 ओम है। और यहाँ पर आपका एक यहाँ पर आपका एक 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 10 ओम का, ठीक है। इस 10 ओम वाले का प्रतिरोध लगा हुआ है, नीचे आपका एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, 12 ओम का, 12 वोल्ट का, ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। आपसे पूछ रहा है इसमें से इस R का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको बताएगा कि ये 10 ओम वाले बैटरी में वैद्युत धारा नहीं जाती है। क्वेश्चन में आपको बताएगा कि 10 ओम वाले बैटरी में वैद्युत धारा नहीं जाती, तब आप यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु सोचेंगे। व्हीटस्टोन सेतु के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, या तो इसका अनुपात ले लो या तो इसका अनुपात ले लो। चलिए मैं इसका अनुपात देते हैं, ये 15/R इज इक्वल टू हो जाएगा 30/6, ये 30/6 है। यहाँ से देखिए 30/6, 6 पचे 30, ठीक है, 6 पचे 30 हो जाएगा। और देखिए तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15/5, तो ये हो जाएगा 3, यानी R इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे प्रतिरोध का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को लगाते हैं, इजी तरीके से आते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, इसमें किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु दोनों को जोड़कर क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। जब जोड़कर क्वेश्चन बनाता है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन बनते हैं। आप धैर्य रखिएगा, चैप्टर को कंप्लीट होने दीजिए, थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल लगाने शुरू करूंगा। देखो अगर न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो एक न्यूमेरिकल को बताने में 5 से 7 मिनट 8 मिनट लग जाएंगे, और मैं न्यूमेरिकल जब भी बताऊंगा तब मैराथन क्लास के तौर पर बताऊंगा, 2 से 3 घंटे लगातार न्यूमेरिकल बताते रहूंगा। आपको पहले मैं फार्मूला बता दूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल बताते रहूंगा, तब मजा आएगा लगाने में, ठीक है। तो चलिए आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। सभी लोग मेहनत करिएगा, माँ साथ देगी, माँ सरस्वती के वंदना करिएगा, टारगेट बनाइएगा, एम बनाकर सभी लोग कड़ी मेहनत के साथ में तैयारी करते रहिएगा। निश्चित रूप से आप सभी की मेहनत का फल भगवान देंगे। थैंक यू वेरी मच।